हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए हमारी जो विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरा लेक्चर अच्छे से देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन के अंदर में काफी सारी चीजें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया है फ्रेंड्स, जैसे मैं देख पा रहा हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित, आप जैसे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जो हमेशा लगे हुए रहते हैं, ठीक है, और हर स्थिति के अंदर में, ठीक है, साथ देते हैं। तो आप सभी लोगों का शुक्रिया। और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से हाथ भी ऊपर कर देंगे जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला गया है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी के सभी, ठीक है। इलाहाबाद की संधि, ठीक है, आपको बताना है इलाहाबाद की संधि के बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का डिप्टी दीवान किसको बनाया था। देखिए कितने सारे क्वेश्चन इसके अंदर में क्लियर हो जा रहे हैं आपके एक ही क्वेश्चन में। पहली बात तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, ठीक है, कब हुई थी? 1765 में। कौन से युद्ध के बाद में? ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 के अंदर में। चलिए, दो क्वेश्चन आपके यहाँ क्लियर हो गए। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर के युद्ध के बाद में कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। ये संधि कब हुई थी? 1765 में, अगले साल, ठीक है, इलाहाबाद की संधि। इसके अंतर्गत, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है, जो टैक्स इकट्ठा करने का जो अधिकार है, वो किसको दे दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का डिप्टी दीवान, मतलब कि जिसकी जिम्मेदारी रहेगी टैक्स इकट्ठा करने की, मुर्शिदाबाद से जो प्रशासन चलाया जाता है, बेसिकली बंगाल का प्रशासन चलाया जाता था, बंगाल का, ठीक है। तो बंगाल का जो प्रशासन चलाया जाता था, मुर्शिदाबाद उसकी राजधानी थी उस समय में, ठीक है। तो उसका डिप्टी दीवान किसको बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, मोहम्मद रजा खान। ओके। प्रसार भारती के ऊपर में इस पर एक सीरीज भी आई थी एक समय में, जिसका नाम था भारत एक खोज, ठीक है, डीडी नेशनल के ऊपर में। उसका एक वीडियो था, वो मैंने पेड क्लास के अंदर में, पेड ऐप के अंदर में आप लोगों के लिए डाला हुआ भी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा। उसके अंदर में इनके बारे में, मोहम्मद रजा खान और उसका थोड़ा सा, ठीक है, चित्रण किया गया है, ठीक है। तो मोहम्मद रजा खान जो है, इनको जिम्मेदारी दे दी गई थी टैक्स इकट्ठा करने की, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, कहाँ का? ठीक है, बंगाल के इलाके का। लेकिन फ्रेंड्स, बंगाल और जो बिहार और उड़ीसा वाला इलाका था, वहां का जो दीवानी अधिकार दिया गया था, वो दिया गया था, ठीक है, राजा सिताब राय को, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। राजा सिताब राय, उनको बिहार का दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। दो पॉइंट याद रखिए आप सभी के सभी, ठीक है, कि भाई अगर पूछ लिया जाए बंगाल का या मुर्शिदाबाद, जहां जो बंगाल उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, मोहम्मद रजा खान को ये जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। डेप्यूटी दीवान बनाया गया था, उप दीवान। और बंगाल का उप दीवान जो है बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को। बिहार का उप दीवान किसको बनाया गया था? राजा सिताब राय को। ये भी याद रखिएगा आप लोग, राजा सिताब राय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ओके, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देंगे आप सभी के सभी, जितने भी लोग देख रहे हैं, फटाफट जल्दी जल्दी से लिख देंगे कमेंट के अंदर में आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? देखिए, इल्तुतमिश कौन से वंश का शासक था, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग प्लीज याद रखिएगा कि हमारे भारत में, उत्तर भारत के अंदर में, इधर में, ठीक है, 1206 से लेकर 1500, ठीक है, 26 तक, ठीक है, 5 राजवंशों ने शासन किया है, ठीक है, जिसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है कुल मिलाकर। जो उसका पहला राजवंश था वो था मामलुक राजवंश, जिसको गुलाम वंश भी बोला जाता है, मामलुक वंश, ठीक है, मामलुक वंश जिसको गुलाम वंश भी कहते हैं, क्योंकि काफी सारे इसके अंदर में जो शासक हुए वो किसी ना किसी के गुलाम थे, कभी ना कभी, पहले शासकों के। तो इल्तुतमिश जो है मामलुक वंश का तीसरे नंबर का शासक था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, ठीक है, बाद में, ठीक है, आराम शाह उसका बेटा कुछ समय के लिए, 8 महीने के लिए शासक बना। और उसके बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद और एक समय उनका गुलाम रहा इल्तुतमिश, वो शासक बनता है। तो उसने किसको, ठीक है, अपना सूबेदार बनाया था बिहार के इलाके के लिए? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि मलिक जानी करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है, जिसको उन्होंने बनाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया हुआ है और डायरेक्टली पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि बात बिहार की हो रही है, ठीक है। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिहार जीके के परिप्रेक्ष्य से ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है।
तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को किया था। ये याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकता है। सूबेदार बेसिकली उस समय का आज जैसे राज्यपाल वगैरह भेजे जाते हैं ना वहां का शासन संभालने के लिए, ठीक है, केंद्र के तरफ से, वैसे ही उस समय उस तरीके का आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, नाउ नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द नायब दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव? अब चलिए, ये क्वेश्चन जिसने आंसर कर दिया मतलब वो पहला क्वेश्चन अच्छे से देखा था, इसीलिए बोलता हूँ कि टीचिंग परीक्षा के सेशन पर जो है आप लोग टाइमली आ जाया करो लाइव। ठीक है, जो बच्चा अच्छे से देखेगा सेशन को वो आगे बढ़ेगा। हु वाज अपॉइंटेड एज द नायब दीवान? नायब का मतलब भी होता है उप या डेप्यूटी। ठीक है, बताइए तो नायब दीवान या डेप्यूटी दीवान या उप दीवान बिहार का रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से किसको किया गया था? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बंगाल का देखा। ठीक है, बंगाल या मुर्शिदाबाद के लिए जो है मोहम्मद रजा खान को किया गया था। वही बिहार के लिए जो उप दीवान नियुक्त किया गया था टैक्स इकट्ठा करने के लिए, वो किया गया था राजा सिताब राय को। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने लोगों का सही है जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे, कितने लोगों ने सही आंसर लगाया है? राजा सिताब राय। ठीक है, डायरेक्ट आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर में, राजा सिताब राय। ठीक है, चलिए, बहुत हम लोग पास में हैं 1000+ लाइक्स के। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बिहार शरीफ? अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों से क्या पूछा गया है कि बिहार शरीफ इसका एंशिएंट नेम क्या था? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, बताइए बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, चलिए, बिहार शरीफ जो है फ्रेंड्स बेसिकली ये आता कहां पर में? आज के ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। पहली बात तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ओके, ये समझ में आ गया आप लोगों को? बिहार शरीफ का पहले जो नाम था वो था उदंतपुर, और इसी के नाम के ऊपर में अगर आप लोगों को याद हो उदंतपुरी मठ भी बनाया गया था, उदंतपुरी मठ। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना बनती है। ठीक है, पटना से करीब 80 किलोमीटर की दूरी के ऊपर में नालंदा के अंदर में है ये उदंतपुर, या उदंतपुरी के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, और फिर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में विहार और बौद्ध विहार बहुत सारे थे, जैसे मैंने आपको बताया उदंतपुरी मठ भी था यहाँ पर में। तो विहार से जैसे बिहार का पूरा नाम पड़ा है, ठीक है, बिहार से ही बिहार नाम पड़ा है, वैसे ही इसका भी नाम बिहार शरीफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर में कई सारे वो शरीफ नाम इसलिए जुड़ गए क्योंकि बिहार शरीफ या बिहार शरीफ एक त्रुटिपूर्ण नाम है। ठीक है, बिहार का, क्योंकि यहाँ पर में कई सारे सूफी संतों का निवास हुआ करता था। ठीक है, सूफी संत कई सारे यहाँ पर में आकर बसे थे इस वजह से। ठीक है, चलिए, समझ में आ गई ये चीज आप लोगों को? तो उदंतपुरा या उदंतपुरी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। यहाँ मनीष कुमार बोल रहे कि मैं सर यही से हूँ, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है आप लोगों की। तो उदंतपुर या उदंतपुरी कहा जाता है यहाँ पर में। ठीक है, और यहाँ पर में जो है वो धर्मपाल के द्वारा उदंतपुरी जो है मठ की भी स्थापना की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार? मतलब बिहार का पार्ट नहीं है। अरावली श्रेणी, शिवालिक, ठीक है, प्लेन्स ऑफ बिहार, सदर्न प्लेट्यू रीजन, ठीक है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बिहार का बिल्कुल पार्ट नहीं है, बिहार से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन, बिहार ज्योग्राफी का। चलिए, मैं आपको बताता हूं यहाँ पर मैं, देखिए कैसे थोड़ा सा हम लोग इसको एक हल्का सा ब्लैंक मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर में बिहार है, ठीक है, इधर में बिहार है, तो यहाँ पर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स अरावली रेंज देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर में आप लोगों को जो है सातपुड़ा रेंज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, सातपुड़ा रेंज। ओके, ये है अरावली, ये है सातपुड़ा। थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लेता हूँ मैं ताकि ये मिट ना जाए। उसके बाद में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, बेसिकली हिमालय का ही पूरा का पूरा अगर हम ले ले तो हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय मतलब हिमाद्री, जहां पर में ऊंची ऊंची पहाड़ियां है। ठीक है, उसके नीचे में है हिमांचल, ठीक है, हिमांचल जिसमें थोड़ी कम ऊंची पहाड़ियां है, और उसके नीचे में यहाँ पर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, उसके नीचे में आप लोगों को यहाँ पर में मिलेगा शिवालिक रेंज,
जहां पर में कम ऊंची पहाड़ियां है, बहुत छोटा, मतलब बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ियां नहीं है माउंट एवरेस्ट टाइप की। माउंट एवरेस्ट टाइप की पहाड़ियां आपको केवल हिमाद्री में मिलेंगी, ठीक है। ऊंची पहाड़ियां हिमालय की 3 श्रेणियों में से, तो ये हिमाद्री या अपर हिमालय, ठीक है, लोअर हिमालय या निम्न हिमालय इसको बोला जाता है हिमाचल को, और ये है शिवालिक, सबसे नीचे वाली। तो शिवालिक तो बिहार के अंदर में है, ठीक है। बिहार का मैदान बिहार में नहीं होगा तो क्या युगांडा में होगा क्या? तो बिहार का मैदानी इलाका, ठीक है। सदर्न प्लेटू जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये कैमूर का जो पठार है ना, ठीक है, वहां उस इलाके को कहा जाता है, तो दक्षिणी पठार, ठीक है, दक्षिणी पठार क्षेत्र। ओके, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा कैमूर, कैमूर के अंदर में, और जो बांका, कैमूर और बांका के बीच का जो इलाका है ना, ये यहाँ पर में कैमूर का पठार और इसके बांका के बीच में, यहाँ पर में आपका दक्षिणी पठार क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार का एक्सटेंशन। ओके, तो अरावली जो है फ्रेंड्स, ये अरावली रेंज ये बिहार के अंदर में नहीं आती, तो कौन सा वाला पार्ट नहीं है बोला है ना, नहीं है, तो ये सब तो है, ठीक है, ये पार्ट है बिहार के ज्योग्राफिकल रीजन के। अरावली क्षेत्र जो है बिहार के क्षेत्र का पार्ट नहीं है, ये आप लोगों ने याद रखना था। कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीज, बताइए जल्दी से, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए आगे जाकर रिपीट भी करवाऊं, रिवीजन करवाऊं आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके से, और भी डिफरेंट तरीके से, ठीक है, ताकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन याद हो जाए। अगर हाँ तो बता दीजिएगा कमेंट करके। 1800 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, ठीक है, जहां भी सेशन को शेयर कर सकते हो। जिस दिन हमारे 4000 प्लस बच्चे हो जाएंगे, उस दिन मैं आप लोगों के लिए 3 घंटे की एक बड़ी मैराथन भी लूंगा, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए। तो हर एक बच्चे ने यहाँ पर मैं क्या करना है, इस सेशन को दबा के शेयर कर देना है, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे शेयर कर दीजिए। अगर आज 4000 हो गए बच्चे, तो कल मैं 3 घंटे का सेशन आप लोगों के लिए ले लूंगा, बड़ा मैराथन, ठीक है, जिस दिन हमारे 4000 बच्चे हो जाएंगे। ये याद रखिए आप लोग, यहाँ पर मैं लाइव, तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है हर एक बच्चे की कि सेशन को लाइक कर दे और शेयर कर दे, ठीक है, जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे, और लाइव आ जाइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में कौन सी नदी बिहार के मैदान की उत्तरी सीमा बनाती है? अब यहाँ पर में आप लोग समझिए कि बिहार का जो ये बिहार है, ठीक है, तो बिहार के मैदान की उत्तरी सीमा, ठीक है, बनाती है। तो बिहार का मैदान, बिहार का मैदानी इलाका आप लोगों को बीच के अंदर में मिल जाएगा यहाँ पर में। ओके, तो कौन सी नदी बिहार के मैदान की उत्तरी सीमा बनाती है? कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिलकर राज्य के उत्तरी भाग के जल निकासी में मदद करती है। अब ये क्वेश्चन तो यहीं पे क्लियर हो गया यार, कटिहार जिले के कुर्सेला में जाकर मिलती है, कौन है वो, ठीक है, ओके, कौन है वो जो गंगा नदी में कटिहार में कुर्सेला में जाकर मिल जाती है, ठीक है, वहां से क्लियर हो गया आप लोगों का। एक एजुकेटेड गैस आप लोग यहाँ पर में लगा सकते थे, ठीक है। तो कोसी नदी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, कोसी नदी, ठीक है। तो आप लोगों का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोसी रिवर जो है फ्रेंड्स, ये नदन बाउंड्री बनाती है बिहार के उत्तरी मैदान की, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और एक चीज ये भी है, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में, आप लोगों ने अगर देखा हो, ठीक है, मैंने बार बार आप लोगों को बताया भी है, कोसी का जो मैदानी इलाका है ना, उसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है? आया हुआ है क्वेश्चन, ये याद है आप लोगों को, ठीक है, एवरेज ऊंचाई कितनी है यहाँ पर में कोसी के मैदानी इलाके की? बता सकता है कोई? कल भी बताया था मैंने ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है मैदान इलाका उसका। ना फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने लगाना है, और जयप्रकाश नारायण की पुस्तकों का, ठीक है, पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को जो 5 पुस्तकें सारी याद करवाई है आपको। कितने लोग थे नॉलेज कैप्सूल के अंदर में उस दिन? जयप्रकाश नारायण की बुक्स आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करवाया है, वो कि आपको याद रखना है, हो सकता है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन आपको आगे बढ़ा देगा, ठीक है। 13 मिनट में 2000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर हर एक बच्चा एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा, ठीक है, तो हम 4000 के पार हो जाएंगे, और जिस दिन 4000 बच्चे के पार हो जाएंगे, उसके अगले दिन मैं 3 घंटे का मैराथन आप लोगों के लिए लूंगा, प्रॉमिस। तो जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी बनाई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भूदान आंदोलन पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं जयप्रकाश नारायण की, तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है 1902 में हुआ था, ठीक है, 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, और बाद में उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी बनाई थी एक, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये 2 पार्टी जो है इन्होंने बनाई थी। इसके अलावा जो है इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसको रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल बोला जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज, ठीक है, एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो पब्लिक सर्विसेज के लिए 1965 में इनको दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ओके।
तो ये दो पार्टीज उन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। ये दो पार्टियों का गठन किया था, इसी वजह से जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको टीचिंग परीक्षा पर करने के लिए मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जहां पर में नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव भी आंसर होते हैं, ठीक है, वो भी क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आप लोगों को बता रहा हूं प्लीज वो भी आप लोग याद रखती जाइएगा कि जयप्रकाश नारायण जी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन एक बन सकता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को किया गया 2024 में, आप लोगों को याद है, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी को जो है फ्रेंड्स ऑलरेडी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, भारत रत्न से 1999 के अंदर में, उनके मृत्यु के उपरांत 1999 के अंदर में, 1999 के अंदर में इनको भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, ठीक है, उसे सम्मानित किया जा चुका है। ये भी पॉइंट याद रखना है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा ना, उतना ज्यादा मुझे मजा आएगा और ज्यादा एक्स्ट्रा डीप में जाके पढ़ाने में आप लोगों को। तो जितने लोग देख रहे हैं अपना अपना रिस्पॉन्स देते रहिए, सेशन को लाइक करते रहना है आप लोगों ने, ठीक है, हर एक सेशन को टीचिंग परीक्षा के। मैं बता रहा हूं आपको कि जितना रिस्पॉन्स आप लोगों का रहता है उतना ज्यादा मजा आता है फिर आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस लेखक ने तारीख शेर शाही लिखी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, तारीख शेर शाही, ठीक है। अब ये शेर शाह जो है फ्रेंड्स ये बिहार से रिलेटेड था, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका जन्म ही बिहार में हुआ था और बिहारी है, ठीक है, शेर शाह बेसिकली एक तरीके से। इसका मकबरा कहां पर में ये भी बता देना आप लोग, शेरशाह का मकबरा, शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तारीख शेरशाही जो है ये शेरशाह सूरी जो था, ठीक है, बेसिकली एक बिहारी, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे युद्ध जो है वो जीते, ठीक है। हुमायूं को हराया, आपको पता है हुमायूं को 2 बार हराया, और कुछ समय के लिए दिल्ली का शासक भी रहा वो 1540 से 1545 के बीच में। ओके, लेकिन 1545 के अंदर में दुर्भाग्यवश एक कालिंजर का जो किला है वहां पर में उसकी मृत्यु हो गई थी। वो एक चेकिंग कर रहा था, उस समय में कुछ विस्फोट हो गया, ठीक है। जो अस्त्र जहां पर में रखे जाते हैं ना, वहां का निरीक्षण कर रहा था, वहां पर में विस्फोट हो गया जिससे उसकी वो जख्मी हो गया था, बाद में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो तारीख शेर शाही ये याद रखना है आप लोगों ने, अब्बास खान शरवानी जो थे उन्होंने लिखी थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, तारीख शेर शाही। अब जो है आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये याद रखिएगा आप लोग, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था, बचपन का नाम उसका, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और इसके बाद में, ठीक है, आपको ये बताना है कि कब से कब तक, ठीक है, अभी मैंने आपको बता भी दिया कि कब से कब तक वो दिल्ली का शासक रहा, ये भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। चल, कब से कब तक वो दिल्ली का शासक रहा। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि 2 क्वेश्चन पूछा, तारीख शेरशाही किसने लिखी, अब्बास खान शेरवानी ने लिखी। भारत के अंदर में रुपया, ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है, भारत के अंदर में रुपया ये करेंसी चलाई किसने थी, तो शेरशाह सूरी ने चलाई थी, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको, ठीक है, बादशाही सड़क बोला जाता था, जीटी रोड। जीटी रोड तो बाद में नाम पड़ा उसका, ग्रैंड ट्रंक रोड, अदरवाइज उसको बादशाही सड़क या शाही सड़क बोला जाता था, ठीक है। तो जीटी रोड जो है फ्रेंड्स एक्चुअल में जो बनवाया था वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स मैंने आपसे पूछा कि शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था, तो फरीद खान था उसका नाम, फरीद खान, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, फरीद खान, ठीक है, फरीद खान, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किस साम्राज्य में, ठीक है, बिहार के आधुनिक पटना और गया जिले शामिल थे, ठीक है, पटना और गया। तो ये पटना हो गया, ये गया हो गया, तो कौन सा साम्राज्य था जिसके अंदर में शामिल थे ये पटना गया के इलाके, अंग, कोसल, मगध, अवंती, किसके थे। तो भाई पटना या पाटलिपुत्र, ठीक है, और उसके बीच में यहां पर में नालंदा आ जाता है जिसमें राजगिरी या राजगीर आ जाती है आप लोगों की, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इलाका, ठीक है, आपको पता है कि ये मगध का इलाका था। ये पूरा गंगा नदी के नीचे वाला, गंगा नदी और गंगा नदी के नीचे वाला जो इलाका था ये मगध का इलाका हुआ करता था। तो मगध महाजनपद का हिस्सा थे। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर में बताया था कि भारत में कितने महाजनपद हुआ करते थे और कौन से 2 ऐसे ग्रंथ है जिसके अंदर में आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उसके नाम आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो महाजनपद मतलब बड़े बड़े कंट्री,
जनपद का मतलब ये होता था उस समय में एक तरीके से जहां लोग रहते हैं, जनपद जहां लोगों के पैर पड़े हैं और लोगों का बसा हुआ है, ठीक है। और जब वो जनपद बड़े होते गए तो उनको महाजनपद या महान जनपद बोला जाने लगा, बड़े बड़े इलाके, ठीक है। उनको हम लोग कई बार महान देश या फिर ग्रेट कंट्रीज या बड़ी कंट्रीज के रूप में भी ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो बिहार का दक्षिणी भाग जो है, ठीक है, पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, ये सब जो इलाका है, जो दक्षिणी बिहार का इलाका है, ये मगध के अंदर में आता था, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि शायद ही आप लोग जो है केवल और केवल ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए आप लोग इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसका आंसर, ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए आप लोग कर लोगे, केवल ऑप्शन एलिमिनेशन का इस्तेमाल करिए, आप लोग कर जाओगे इस क्वेश्चन का आंसर। 1500 प्लस लाइक्स हो चुके हैं यहाँ पर में, ठीक है। मैं आप लोगों से अभी भी कह रहा हूं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से शेयर कर देंगे, जहां जहां भी शेयर कर सकते हो। 4000 बच्चे जिस दिन लाइव हो जाएंगे, आज होंगे कल होंगे, उसके अगले ही दिन आप लोगों के लिए 3 घंटे की मैराथन होंगी, ठीक है। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी बन जाती है कि जल्दी जल्दी से शेयर कर दे जी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, एक ही पॉइंट है जिससे आप लोग आराम से आंसर कर सकते थे, अगर आपको पता होता कि दक्षिण बिहार, अभी आपको बताया कि बिहार का दक्षिणी हिस्सा मगध के अंदर में आता था, ठीक है। तो ये आंसर आप लोगों ने अगर कर दिया, बी की जोड़ी जो है वो 1 के साथ लगनी है, ठीक है। तो बी की जोड़ी 1 के साथ में यहां पर में जी लगी है, ठीक है, यहां पर में नहीं लगी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर में भी नहीं लगी है, यहां पर में भी नहीं लगी है, तो ए के अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता था। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर में, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स कि जैसे बिहार का दक्षिणी हिस्सा हम लोगों ने देखा मगध था, वैसे ही बिहार का उत्तरी हिस्सा जो था, ठीक है, वो क्या था, वो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स के जो उत्तरी हिस्सा आप लोगों का बिहार का था, वो वज्जी के इलाके में आता था, वज्जी को ही वृज्जी भी बोलते थे, ठीक है। तो इसी वजह से वज्जी की जोड़ी उत्तरी बिहार के साथ में लगेंगी, तो दक्षिण बिहार और उत्तरी बिहार अगर आप लोगों ने याद रख लिया होता तो चल जाता। एक और था इलाका, ठीक है, जो हमारे बिहार के पूर्वी हिस्से में भागलपुर के तरफ में उसकी राजधानी भी हुआ करती थी, उसका नाम था अंग महाजनपद, ठीक है। पूर्वी बिहार में आता था ये, पूर्वी बिहार में, ठीक है। बाकी मल्ल जो है वो मल्ल महाजनपद गोरखपुर और बिहार की बॉर्डर के ऊपर में स्थित था, ठीक है। चलिए, तो ये अगर आप लोग याद रख लेते, बिहार के ही एटलीस्ट 3 याद रख लेते आप लोग, तो आपको आराम से याद हो जाता ये चीज, ठीक है। ये समझ में आया क्या? क्या अब आप कितने लोग हैं जो अगले बार अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लगा लोगे कि कौन से इलाके में था बिहार के, ठीक है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व वाले तीनों के तीनों जो बिहार के अंदर में लोकेटेड थे महाजनपद, उनके नाम आपको बता दिए। कितने लोग कर पाएंगे, हाथ ऊपर करके बता दीजिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आप लोग अब यहाँ पर में सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन को। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि वो कर लेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है, ठीक है। अब ये जयप्रकाश नारायण जी की जो 5 पुस्तकें हैं, ठीक है, उनके नाम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आज जो भी पढ़ाया मैंने, वो कमेंट में आप लोग लिख दो, जो जो आपको याद आ रहा है, जितना भी याद आ रहा है वो आप लिख देंगे, आज जो भी पढ़ाया आपको। बताओ, आई डू वॉट आई डू, टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, द न्यू इंडिया, एग्जाम वॉरियर्स, नेम नन ऑफ द अबव। देखिए आप लोगों को मैंने एक जो है फ्रेंड्स इसके बारे में पूरा का पूरा पेड क्लास में आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो, आपको करवाया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की जो पुस्तकें, 5 पुस्तकें, कितने लोग थे नॉलेज कैप्सूल में, पेड बैच के अंदर में, ठीक है। हाथ ऊपर कर देंगे जिन लोगों को याद है, थोड़ा तो भी याद आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपसे उस समय आपको मोटिवेट भी किया था कि इसको याद कैसे करना है, बार बार रिवीजन करके, ठीक है। एक समय था जब आप लोगों को एबीसीडी भी नहीं आती थी, आपको 1 2 3 4 भी नहीं आता था, रिवीजन कर करके आप लोगों ने याद किए थे, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करना है। और जो बच्चे नहीं जुड़े अभी भी, मैं आपको बता दूं, अभी भी आप लोग जुड़ सकते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में, ताकि ऐसा ना हो कि आपको बाद में लगे कि यार काश टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ गए होते तो आज एग्जाम क्लियर हो गया होता, ठीक है, अच्छे रैंक के साथ में आप जॉब पर लग गए होते। तो जल्दी से टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए आप लोग। तो जयप्रकाश नारायण जो है फ्रेंड्स, टूवर्ड्स स्ट्रगल और, ठीक है, टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, ये 2 पुस्तकें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको बोला था, संघर्ष की ओर, ठीक है, टूवर्ड्स स्ट्रगल और टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, टूवर्ड्स वाली जो है, टूवर्ड्स स्ट्रगल, टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, ठीक है। एक और पुस्तक थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है सोशलिज्म टू सर्वोदय,
समाजवाद से सर्वोदय तक, समाजवाद से सर्वोदय तक, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है, भारतीय राजनीति का पुनर्निर्माण, ठीक है, ये भी पुस्तक उन्होंने लिखी है। माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, सोशलिस्ट विचारधारा के थे, ठीक है, तो सोशलिज्म में ज्यादा विश्वास रखते थे, ठीक है, माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म। ओके, तो ये 5 पुस्तकें है। इसको याद कैसे करें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये आता ना कि आप लोगों को याद कैसे करें यहां पर में, ठीक है। तो याद कैसे करना है आप लोगों ने, आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा होगा। और इसी वजह से जो है फ्रेंड्स, जितना ज्यादा आप लोग सेशंस करोगे, क्योंकि मैं भी अभी जब इसका पार्ट नंबर 2 लूंगा मैं आपका बुक्स मैगजीन्स एंड ऑथर्स वाले का, उसमें मैं आपसे जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगा सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, लेकिन इसका आंसर पहले आप लोग कर देंगे। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से लगा दीजिए ताकि एटलीस्ट आपको याद हो जाए। थैंक यू वेरी मच डॉली। बताइए जल्दी से आंसर जी। तो टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, ठीक है, ये बता दीजिए कब। ओके, अब ध्यान से समझना आप लोग, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, ओके, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्रदान कर दिया। अब आपको एक चीज पता है फ्रेंड्स कि बक्सर की लड़ाई जो है वो हुई थी 1764 में, उसके बाद में इलाहाबाद की ट्रीटी हुई, इलाहाबाद की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वो हुई थी आपकी 1765 के अंदर में, ठीक है, जिसके अंदर में दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए गए। अब यहां देखिए क्लोज क्वेश्चन आ गया अब आप लोगों का, ठीक है, एक क्लोज क्वेश्चन कि आप लोगों से पूछ लिया गया कि वो ट्रीटी कौन से दिन हुई थी जिस दिन ये दीवानी अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिए, कभी अगर मान लीजिए भूले भटके से अगर आप लोगों से पूछ ले, ठीक है, कि कौन से दिन ये जो है वो संधि हुई थी, ठीक है, तो 12 अगस्त 1765 को ये संधि हुई थी, 12 अगस्त 1765 को दीवानी अधिकार प्रदान किए गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने औपचारिक रूप से, ठीक है। तो इलाहाबाद के अंदर में ये संधि हुई थी, इसी वजह से इसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है, ठीक है, 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में आ सकता है, प्लीज इसको याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट बन गया अब आप लोगों का, यहां पर देखिए इलाहाबाद की संधि, ठीक है, जब हुई थी उस समय मुगल बादशाह कौन थे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे हर कोई बच्चा, ठीक है, जल्दी से यहां से देखिए और आंसर करिए, इलाहाबाद की संधि या बक्सर की लड़ाई के समय में मुगल सम्राट कौन था, आप लोगों को आंसर करना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो छोटी छोटी जो एक्टिविटीज आप लोगों से करवा रहा हूं वो एक्टिविटीज करते जाइए आप लोग। ओके, 2700 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, एक बार अगर आप लोग जोर लगा दोगे, ठीक है, कोशिश करते रहनी है। हमने 4000 बच्चे जिस दिन क्रॉस हो जाएंगे उस दिन मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि 3 घंटे की महा मैराथन में आप लोगों के लिए लूंगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो हर एक बच्चा अपना अपना योगदान देता रहेगा, जहां शेयर कर सकता है शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों का आंसर ये हो गया, शाह आलम द सेकंड था, ये याद रखना है आप लोगों ने। देखिए ये 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, और प्लीज इसको एक एक तरीके से आप लोगों के लिए यहां पर में देखा जाए तो 2 क्वेश्चन यहां पर में बन जा रहे हैं। बकास्त आंदोलन, ठीक है, कब हुआ था, ठीक है, 1937 से 38 के बीच में बकास्त आंदोलन हुआ बिहार के अंदर में, ठीक है। अब ये बकास्त आंदोलन था क्या, ये भी आपको मैं समझा देता हूं। आपको बताना है कि ये आयोजित किसने किया था, ये बकास्त आंदोलन। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर मैं बकास्त आंदोलन, इसमें क्या था कि जो किसान हुआ करते थे ना, उनको टैक्स देना होता था या रेंट देना होता था, ठीक है, लगान देना पड़ता था। अगर वो नहीं दे पाए वो पैसा, तो उनकी जो जमीन थी वो बेच दी जा रही थी, ठीक है, वो जमीन बेच दी जा रही थी। तो बकास्त, जिन लोगों का बकाया है उनकी जो जमीन है उसको बेच दी जा रही थी।
तो बर्खास्त आंदोलन इसी वजह से स्टार्ट हुआ था ताकि इन किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई जा सके। ठीक है, तो ये बर्खास्त आंदोलन 1937-38 के बीच में जो बिहार के अंदर में आयोजित हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ये याद रखना है आप लोगों ने। कितने लोगों का सही हुआ है और कितने लोग हैं जिनको अब याद हो गया, अब आगे से याद रहेगा। ठीक है, आगे से याद रहेगा, अब कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। बर्खास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती 1937-38 के बीच में बिहार के अंदर में आयोजित। ठीक है, किसानों की जो बकाया नहीं दे पाने की वजह से जमीन हड़प ली जाती थी, उसको वापस किसानों को दिलाने के लिए किया गया आंदोलन। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। ठीक है, जिसका भी गलत हुआ कोई बात नहीं, सीखने के लिए आए हो आप लोग, सीखोगे, ठीक है, आगे बढ़ोगे तो यहां पर मैं आपको टीचिंग परीक्षा को रिवीजन करवा ही रहा है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा आपको सारी अपॉर्चुनिटीज दे ही रहा है। ठीक है, रिवीजन की। नाउ, बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? बीपीएससी असिस्टेंट 2014 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आज भारत के अंदर में कितने राज्य है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। यूनियन टेरिटरीज कितनी है ये भी आप बता देंगे अभी आज के समय में भी भारत के अंदर में। जल्दी बताइए आप लोग, दोनों आंसर आप लोग करते जाएंगे। 1893 लाइक्स हो चुके हैं, 2000 के बहुत पास में हम लोग। सभी बच्चे लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो हम लोग 4000 जो है लाइव तक का जो हमारा टारगेट है वो भी पहुंच जाएंगे हम लोग। 2800 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पर में। हर एक बच्चा अगर शेयर कर देना तो शायद से 5 मिनट के अंदर अंदर 4000 पूरा हो जाएगा और कल ही आप लोगों का एक बड़ा सेशन हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश करनी है। और जितने भी बच्चे अभी लाइव बाद में भी देख रहे हैं वो लाइव आया करिए। ठीक है, हो सकता है आज नहीं तो कल इसका टारगेट पूरा हो जाए जी। तो देखिए, बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिहार राज्य का पुनर्गठन जो है फ्रेंड्स, ये किया गया था सन 2000 के अंदर में। ठीक है, आप लोगों को पता है कि नवंबर, ठीक है, सन 2000 के अंदर में बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ठीक है, और ये डेट क्या थी? क्योंकि ये भी पूछी जा सकती है। और यही डेट क्यों चुनी गई ये भी आप बताएंगे मुझे। यही डेट क्यों चुनी गई नवंबर में? ठीक है, झारखंड को अलग करने के लिए। चलो, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये बता दिया। बताओ क्यों डेट वो चुनी गई, क्या था ऐसा खास उस दिन? ऐसा क्या था उस दिन? चलो 15 नवंबर आप लोग आंसर कर रहे हो। 15 नवंबर अगर आप लिख भी देते हो, चलो 15 ऑफ नवंबर को। चलो बताओ 15 नवंबर को ऐसा क्या खास है? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। ठीक है, बिरसा मुंडा जी का जो है जन्मदिन होता है फ्रेंड्स। तो उनकी एनिवर्सरी या उनकी जयंती के ऊपर में जो है ये झारखंड राज्य का गठन किया गया, इसीलिए 15 नवंबर चुना गया। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, पीआरटी की क्लास लेनी है सर आपकी। आप नीचे में जो नंबर चल रहा है ना उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए डायरेक्टली, वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है, या फिर नीचे में जो लिंक्स दी गई उससे भी कर सकते हो, या अगर आपको कुछ ना समझ रहा हो तो आप नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, टीम आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है इसी वजह से फ्रेंड्स, ये याद करना है। अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं। ठीक है, टीचिंग परीक्षा स्पेशल। टीचिंग परीक्षा पर आप लोग हमेशा आगे रहोगे। ध्यान से समझिए आप लोग। आपको बताना है कि सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 के अंदर, ठीक है, 3 राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। 3 राज्य बने थे, 3 नए राज्य बने थे। ठीक है, आप बताएंगे उन राज्य का नाम। ठीक है, राज्य का नाम आप बताओगे। ठीक है, और डेट आप लोग बताओगे। ठीक है, डेट, डेट कौन सी तारीख को बने वो 3 राज्य बने थे, ये मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कल इसके ऊपर में एक क्वेश्चन हम लोग रखेंगे जिसमें जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में और अलग तरीके से भी हम लोग इसका क्वेश्चन जो है उसको करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोगों को याद कराऊंगा ताकि आप लोग पढ़कर आए। देखो, एक टारगेट आपको दे दिया कि ये पढ़ के आना, कल आप लोगों की टेस्ट इसके ऊपर में भी होंगी, मतलब मैं टेस्ट के रूप में, क्वेश्चन के रूप में टेस्ट लूंगा आप लोगों की। ठीक है, डेट, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में। 2000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना। देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, बार बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना मतलब सौर ऊर्जा के जरिए सिंचाई करना। सिंचाई का मतलब क्या होता है? जो खेतों के अंदर में हम आर्टिफिशियल तरीके से पानी डालते हैं, इरिगेट करते हैं, उसके अंदर में पानी पहुंचाते हैं, उस प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। तो कुएं से या फिर नहरों से हम लोग पानी लेकर आते हैं और खेतों में डालते हैं। तो जनरली क्या होता है कि सौर ऊर्जा की जरूरत नहरों से पानी लाने के लिए तो जरूरत पड़ेगी नहीं। जनरली कुओं से पानी निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ती है ताकि कुएं से पानी निकालकर हम लोग खेतों में डाल सके। लेकिन कुएं से पानी को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होंगी, या तो बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से आती है उसको हम इस्तेमाल करें, या सौर ऊर्जा के जरिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाएं और उससे फिर ये पानी निकाले बाहर। तो किसानों के लिए तो ज्यादा इजी ये रहेगा ना, उनको पैसे बचेंगे क्योंकि सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी तो फ्री में आ रही है, तो सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ और पानी निकाल के सिंचाई करो। आसान है एकदम।
तो ये सिंचाई योजना जो है कब हुई थी? ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स टीआरई 3 के पीआरटी के अंदर में जो लीक पेपर था उसके अंदर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 2008 के अंदर में जो है बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना शुरू हुई थी। ये कभी भी रिपीट होकर आ सकता है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, तो बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना या बिहार सौर सिंचाई योजना जो है ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। छोटे जो किसान हैं उन लोगों को सोलर पैनल्स प्रोवाइड किए गए और सोलर पैनल के जरिए जो है ये याद रखना है आपने, उनसे बोला गया कि आप सोलर पैनल का इस्तेमाल करके, ये जो सोलर पैनल्स होते हैं ना, इसको लगाइए और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है, फिर आप उससे वो सिंचाई करिए। तो 2008 के अंदर में बना था, ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। बिहार में इस्तेमाल की जाने वाली एक प्राचीन जल संचयन विधि है। ठीक है, अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन बढ़िया है। बिहार के अंदर में अब ये तो सौर सौर ऊर्जा से जो सिंचाई कर रहे हैं तो मॉडर्न जमाने की है। प्राचीन जल संचयन, जल संचयन, जल संचयन, संचयन का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका वाटर को हार्वेस्ट करना, पानी को जमा करके रखना। क्या कहा जाता है बिहार के अंदर में? एक पुराने जमाने की पद्धति। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना, बिहार के अंदर में करीब 5,000 साल पहले, 5,000 सालों से, ठीक है, बिहार के इलाके के अंदर में ये प्रथा जो है पानी को संचयन करने की जो इलाकी है, जो कला है, वो की जा रही थी इस्तेमाल के अंदर में। ठीक है, अब तो चलो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, समय के साथ में जो प्राचीन चीजें थी उसको भूल गए। पाइन्स इसको कहा जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने। पाइन होता क्या था कि बारिश के समय में जब नदियों के अंदर में पानी ज्यादा आ गया है, ठीक है, तो नदियों का जो पानी है उसको एक चैनल के थ्रू, ठीक है, एक नहर के थ्रू, एक बड़े से 3 तरफ से घिरे हुए जलाशय के अंदर में जमा कर दो। 3 तरफ से ये जलाशय भरा हुआ है, ठीक है, और यहां से पानी जो है यहां पर में आ रहा है। जब पानी नहीं आ रहा है तो इसको बंद कर दिया जाता था ताकि यहाँ पानी संचयित रहे। ठीक है, और फिर बाद में यहां से जो है पानी का इस्तेमाल जहां भी करना है वहां पर में किया जाता था। ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, तो पाइन्स इसको बोलते थे, वो प्रथा थी करीब 5,000 साल पहले से। मगध के इलाके के अंदर में भी इसका इस्तेमाल होता था। मगध के समय में ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी, पाइन। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, पाइन इस प्रथा को कहा जाता है, पाइन प्रथा। तो बिहार के अंदर में जो जल संचयन संचयन की या पानी को जमा करने की जो प्रणाली थी उसका नाम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों का, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया, पाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एनसीईआरटी, जो न्यू एनसीईआरटी है फ्रेंड्स, उसका कोर्स लॉन्च हो चुका है। ठीक है, वीडियो कोर्स प्लस इसके अंदर में आप लोगों को जो जैसे जैसे एनसीईआरटी आती जाएंगी 1 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चंस उसके अंदर में न्यू एनसीईआरटी के ऊपर में बेस्ड धीरे 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 करके ऐड किए जाएंगे उसके अंदर में। पूरा टारगेट हमारा है कि हम एएसएपी, ठीक है, जैसे जैसे एनसीईआरटी आती जाएंगी 1 लाख से भी ज्यादा न्यू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन उसके अंदर में ऐड करते जाए, बहुत ही कम दाम के ऊपर में। मतलब आपका जो मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, उससे भी कम दाम के ऊपर में आप लोगों को ये कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं ताकि आप लोग जो है अपडेटेड रहे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। जो जो स्टूडेंट पेड स्टूडेंट है, किसी ना किसी बैच में जुड़े हुए या कभी भी उन्होंने लिया हुआ हो टीचिंग परीक्षा के साथ में, कभी भी जुड़े हुए हो, उनके लिए प्राइस थोड़ा सा कम है। तो जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है वो, या फिर आप लोग पहले ये कर सकते हो कि आप कोई टीचिंग परीक्षा के कोर्स में जुड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप इस कोर्स को वापस से बाई करेंगे तो वो आपको प्राइस कम मिलेगा उसमें। 3200 के करीब बच्चे देख रहे हैं, केवल 800 हम लोग दूर है। अगर आप लोग 4,000 हर एक बच्चा यहां पर मैं जोर लगा के हैशा बोल के शेयर कर दे, ठीक है, तो जो है फ्रेंड्स यहां पर में हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य है? ठीक है, कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी। तो देखिए गोगाबेल, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, एक ऑक्सबो लेक है आपका, मतलब नदी के वजह से, नदी के कटाव के वजह से बनता है। ठीक है, तो गोगाबील ऑक्सबो लेक, तो ये आप लोगों को मिलेगा कटिहार जिले के अंदर में। ठीक है, तो गोगाबील जो बर्ड सेंचुरी है, ये बिहार राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पक्षियों के प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, और
बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभयारण्य के रूप में इसको मान्यता मिली थी? तो गोगा बिल कटिहार जिले के अंदर में, कहां पर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस क्वेश्चन को भी डाल दिया जाए कि गोगा बिल जो है वो कहां पर में लोकेटेड है, ये कौन से जिले के अंदर में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, ठीक है। इस क्वेश्चन को डाला जा सकता है, कितने लोग जानते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को डाल दिया जाए कि गोगा बिल, ठीक है, एक ऑक्सबो लेक है, ओके। जी, ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है ना कि ये नदी जो है इस तरीके से सर्पाकार जैसे घूमती है, तो इस तरीके से जब नदी का जो है लचक ज्यादा ही आ जाती है, ठीक है, कमरिया लचके रे बाबूजी जरा बचके रे, वैसा वाला ज्यादा ही कमर में लचक आ गई इसके, तो अब पानी क्या होगा, पहले ऐसा ऐसा जा रहा था, अब डायरेक्टली जाता रहेगा, पूरी की पूरी नदी उड़ गई हमारी तो यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए ऐसा हो रहा है, तो क्या होता है, यहां से पानी इधर से जा रहा होता है, ठीक है, और डायरेक्टली फिर इधर से जाना स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक लेक इधर में कट जाती है, इसको ऑक्सबो लेक, ठीक है, चाप झील बोला जाता है, चाप झील भी इसको बोलते हैं, ये याद रखना आप लोगों ने, चाप झील भी बोला जाता है इसको, ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर हर कोई बच्चा जल्दी से लगाएगा, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हम लोग 3250 तक पहुंच गए यहां पर में आज। मैं चाहूंगा फ्रेंड्स कि हर एक बच्चा जो है कल के सेशन के अंदर में एकदम लाइव आ जाए, ठीक है। कल हम लोग टारगेट रखते हैं 4000 प्लस का, हर बच्चा लाइव आ जाएगा, ठीक है। और आज का भी सेशन जहां भी आप शेयर कर सकते हो शेयर करके रख दीजिए, ताकि कल जो है बच्चे लाइव आ जाए। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि जिस दिन हम 4001 भी हो गए ना, उसके एग्जैक्ट अगले दिन 3300 बच्चा हो गया, देखिए यहां पर में 4001 भी हो गए हम लोग, उसके अगले दिन मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा सेशन जो है वो लूंगा, ठीक है। तो आप सभी के सभी लोग जुड़ जाइए, और साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारी जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी टेस्ट, ठीक है, क्विज आप लोगों को प्रोवाइड होने वाली है। धीरे धीरे हम लोग अगले 15 दिन के अंदर में ये ट्राई कर रहे हैं कि एक इनोवेटिव तरीका अपनाया जाए आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करने का, ठीक है। फीड सेक्शन हम लोग लेकर आने वाले हैं, जिसके अंदर में आप लोगों का जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम और बाकी सारी चीजें यूज करते हो ना, वह आप उसमें समय वेस्ट करते हो, यहाँ टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में फीड सिस्टम आएगा, जहां पर मैं आपको क्वेश्चन, क्विज, ठीक है, आप लोगों को इन्फोग्राफिक्स इस तरीके से दिए जाएंगे। तो हर एक बच्चे ने टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेना है, जब भी उसका अपडेट आएगा, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे भी बताऊंगा, और वहां पर में भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। हम उसको 15-20 दिन लग जाएंगे, लेकिन हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है, फीड वाला सिस्टम आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें आप लोगों को मजा आएगा, आप इनोवेटिव तरीके से सीखते रहोगे टीचिंग परीक्षा में। तो टीचिंग परीक्षा आप लोगों को कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाता रहेगा। किसी ने लिखा है यहाँ पर में, सर परसों मत करवाइएगा, परसों मेरे को शादी में जाना है। कौन था ये शादी में जाने वाला, ठीक है, मतलब भाई उनको शादी में जाना है, तो इस वजह से पूरा का पूरा सेशन ही हम लोग कैंसिल कर दे। क्या बात है, ठीक है भाई, आ जाओ तुम शादी में से, ठीक है, डब्बे में बांध के लेकर आना सब लोगों के लिए, पूरे 3300 बच्चों के लिए, ठीक है, सब इंतजार करेंगे तुम्हारा, ठीक है। वो सचिन, फैज और शिबा के लिए भी लेकर आना थोड़ा थोड़ा सा। चलिए, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। कल 4000 का टारगेट रखते हैं, अगर कल 4000 हो गए, ठीक है बच्चे, तो हम जो है पक्का, ठीक है, एक बड़ा सेशन 3 घंटे का, 3 घंटे से 1 मिनट भी कम नहीं रहेगा, 3 घंटे 1 मिनट हो सकता है, 3 घंटे से 4 घंटे हो सकता है, लेकिन 3 घंटे से 1 मिनट भी कम नहीं रहेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन हर एक बच्चे ने फिर शेयर करना चाहिए, हर एक बच्चे ने, ठीक है, शेयर, जहां टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां दिखता है शेयर कर दीजिए। आज आप लोग जो है फ्रेंड्स अभी इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, साथ ही साथ मुझे बताओगे जयप्रकाश नारायण जी को, जयप्रकाश नारायण जी है जेपी, ठीक है, इनको जो है फ्रेंड्स भारत रत्न कौन से साल में मिला था, ये आप लोग मुझे बता दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे यहाँ पर में टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, टोटल रिवॉल्यूशन, ये पुस्तक किसकी है, ये आप लोग मुझे बता दीजिए, टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, ठीक है। बापू माय मदर, कल कल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, रोज आप लोगों ने टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना है। बापू माय मदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पुस्तक किसने लिखी है, ये भी आप लोग मुझे बता देंगे। बापू माय मदर, ये पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। मोहम्मद रजा, ठीक है, खान, ये कहा के डेप्यूटी दीवान बने थे, ठीक है, कौन से, बंगाल या बिहार, कहा के डेप्यूटी दीवान बने थे इलाहाबाद की संधि के बाद में। और राजा सिताब राय, ठीक है, राजा सिताब राय जो है
वो कहाँ के दीवान बने थे, उप दीवान बने थे, डेप्यूटी दीवान, ये आप लोग बताना है। देखते हैं जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देखा होगा वो अच्छे से कर जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो, जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, 10,000 प्लस क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी और आप लोगों के बाकी की सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी मिली हुई है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।